आखिर मेरे इस हालत के जिम्मेदार भी तो वे लोग थे। बिना जांच पड़ताल किए सिर्फ लड़के वालों की हैसियत देखकर उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को उस हैवान के संग बांध दिया। यह भी ना सोचा कि आखिर क्यों इतने पैसे वाले लोग एक साधारण परिवार की लड़की से अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल में कोई और तो नहीं है। वैसे दबे मुँह ही पर कितनी बार बताना चाहती थी कि मैं रजत से प्यार करती हूँ, पर मेरी मम्मी पापा यह बात जानना ही नहीं चाहते थे। मैं और रजत एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हम दोनों अंतिम वर्ष के छात्र थे। जब भी रजत मेरे साथ रहता, मेरी माँ उसे ऐसे घूर कर देखती कि बेचारा सहम जाता। कभी उसकी हिम्मत भी नहीं हुई यह कहने के कि वह मुझसे प्यार करता है, पर मन ही मन वह मेरे नाम का माला जपता रहता था और मैं भी उसी के सपने देखती रहती थी। मेरे पापा मुझे समझाते हुए कहा, अजय अच्छा लड़का तो है ही, उसकी हैसियत भी हमसे ऊपर है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए जो उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा, वरना क्या उनके बेटे के लिए लड़कियों की कमी है इस दुनिया में। पर एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मैं उससे शादी के लिए तैयार हूँ भी या नहीं। माँ बाप की मर्जी और समाज में उनकी नाक ऊंची रहे यह सोचकर भारी मन से ही सही, पर मैंने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण मेरे माता पिता दुखी हो। कहने को तो लड़के वाले बहुत पैसे वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंह मांगा दहेज पाया। मेरे माँ बाप यह सोचकर उनकी डिमांड पूरी करते रहे कि हमारी एक ही तो बेटी है, हमारे बाद जो भी है सब उसका ही है, तो फिर क्या हर्ज है, अभी दे या बाद में। मेरे मम्मी पापा ये कहते अघाते नहीं थे कि उनकी बेटी इतने बड़े घर में ब्याह कर रही है। लोग भी सुनकर कहते कि भाई ललन सिंह ने तो इतने बड़े घर में अपनी बेटी का ब्याह कर गंगा नहा ली। दिल पर पत्थर रख मैं अपने प्यार को भुलाकर ससुराल चल पड़ी। विदाई के वक्त मैंने देखा कि रजत एक कोने में खड़ा अपने आंसू पोंछ रहा था। ससुराल पहुंचने पर नववधू का बहुत स्वागत हुआ। छुई मुई सी घूंघट काढ़े हर दुल्हन की तरह मैं भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसके आते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर मैंने अपने आप को संभाला, पर सोचिए जरा क्या बीती होगी मेरे दिल पर, जिसकी सुहाग रात पर उसका पति यह बोले कि वह उससे संबंध बनाने में सक्षम नहीं है और वह इस बात के लिए उसे माफ कर दे। इसे सुनकर मेरा कलेजा बैठ सा गया। आखिर क्या बीती होगी मेरे दिल पर जब मुझे ये पता चला कि मेरा पति नामर्द है और धोखे में रखकर मुझसे शादी किया है। पर क्यों जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया गया? क्यों मुझे और मेरे परिवार को धोखे में रखा गया? जब मैंने ये सवाल अपने पति से पूछा तो बिना कोई जवाब दिए वह कमरे से बाहर चला गया। मेरी पूरी रात रोते से सकते बीती। मेरी सुहाग रात एक काली रात बनकर रह गई। सुबह नहा धोकर मैंने अपने बड़ों का प्रणाम किया और जो बाकी रस्में थी उन्हें भी पूरा किया। फिर मैंने सोचा कि रात वाली बातें मैं अपनी सास को बताऊं और पूछूं कि क्यों उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया, लेकिन मेरी जुबान ही नहीं खुल रही थी ये कहने को। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे, क्योंकि रिसेप्शन में सभी लोग के सामने अजय ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसकी सुहाग रात बहुत मजेदार रही हो। हंस हंस कर अपने दोस्तों को कुछ बता रहा था और वह चटकारे ले लेकर सुन रहे थे। मैं समझ गई कि शायद मेरे घर वालों को अजय के बारे में कुछ पता ना हो, वह सबको धोखे में रखा हुआ है। पग फेरे पर जब मेरे पापा मुझे लिवाने आए और पूछने पर कहा कि हाँ मैं ससुराल में खुश हूँ, तो मैं खून का घूंट पी के रह गई। फिर मैंने वही जवाब दिया जिससे मेरे मम्मी पापा को तसल्ली हो। एक अच्छे पति की तरह अजय मुझे मायके से लिवाने भी आ गया। पूरे सम्मान के साथ उसने अपने सास ससुर के पैर छुए और कहा कि वे मेरा बिल्कुल भी चिंता ना करे, क्योंकि अब मैं उनकी जिम्मेदारी हूँ। मेरे माँ बाप संस्कारी दामाद पाकर धन्य हो गए, लेकिन उन्हें क्या पता कि सच्चाई क्या है। वो तो बस मैं ही जानती थी और अंदर ही अंदर जल रही थी। मुझे अपने ससुराल आए 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका था, पर इतने दिनों में एक बार भी अजय ना तो मेरे करीब आया और ना ही प्यार के 2 बोल बोले। हैरान थी कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है और मैं चुप क्यों हूँ। बता क्यों नहीं देती सबको कि अजय ने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन किससे कहूँ और क्या कहूँ सोचकर मैं चुप हो जाती। एक रात नींद में मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे सोया है, शायद अजय है, लेकिन जैसे ही मैंने अपना हाथ उस इंसान पर फेरा तो मुझे शक हुआ। जब मैंने लाइट जलाकर देखा तो मैं चौंक गई, क्योंकि वहाँ अजय नहीं बल्कि उसका पिता था, जो आधे कपड़ों में मेरे बेड पर पड़ा मुझे गंदी नजर से घूर रहा था। आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? पिताजी,
कहकर मैं अपने कपड़े ठीक करने लगी। लेकिन जरा उसका ढीठपन तो देखो। उसने मुझे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा ससुर मेरे साथ। मैं आपकी बहू हूँ, फिर कैसे आप मेरे साथ? मैं डर के मारे हकलाते हुए बोली। बहू? ठहाके मारकर हंसते हुए वह बोला, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें मुझसे ही वारिस पैदा करना है, और इसलिए ही तो हम तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में पिघला शीशा डाल दिया हो। मैंने कहा, ये कैसी पागलों सी बातें कर रहे हैं आप? क्या शर्मो हया बेच खाई है? पर वो कहाँ कुछ सुनने समझने वाला था। फिर उसने मुझ पर झपट्टा मारा, लेकिन मैंने अपने आप को उस दरिंदे से बचाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, सामने ही अजय और सासू माँ खड़े थे। घबराकर मैं अपनी सास से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी कि मेरे ससुर मेरे साथ जबरदस्ती करना चाह रहे हैं, मुझे बचा लो। फिर मेरी सास ने जो कहा उसे सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। बहुत हो चुका ये चूहे बिल्ली का खेल। कान खोलकर सुन लो तुम कि ये सब जो हो रहा है ना, वह सब हमारी मर्जी से हो रहा है और हम तुम्हें इसी वास्ते इस घर में बहू बना कर लाए हैं। मुझे लगा मैं वही बेहोश होकर गिर जाऊंगी। फिर मैंने अपने आप को संभालते हुए उनसे पूछा, तो क्या आपको भी पता है कि आपका बेटा नामर्द है? हाँ, और इसलिए तो तुम जैसे साधारण लड़की को हमने इस घर में स्थान दिया, वरना लड़कियों की कमी थी क्या हमारे बेटे के लिए? पर मैं ही क्यों? ये सारी बातें शादी के पहले क्यों नहीं बताई? क्यों धोखे में रखा आप सब ने हमें? बताइए, बताइए ना। चीखते हुए मैं कहने लगी, आप लोग को क्या लगता है मैं ये सब चुपचाप सहती रहूंगी? नहीं बताऊंगी सबको तुम सबकी असलियत। क्या कहा? असलियत बताएगी? किससे? अपने बाप को जो दिल का मरीज है। सोच, अगर तेरे बाप को कुछ हो गया तो फिर तेरी माँ का क्या होगा? कहाँ जाएगी वह तुझे लेकर? दुनिया को तो हम बताएंगे कि कैसे आते ही तुमने घर के मर्दों पर डोरे डालने शुरू कर दिए, और जब चोरी पकड़ी गई तो उल्टे हम पर ही दोष मर रही है। मेरे बाल खींचते हुए अजय कहने लगा, तुमने क्या सोचा कि तुम मुझे पसंद आ गई थी इसलिए हमने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया था? देख, करना तो तुम्हें वही पड़ेगा जो हम चाहेंगे, वरना। बात अधूरी छोड़कर उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। पूरी रात में बालकनी में रोते हुए बिताई। सुबह फिर मेरी सास कहने लगी, देखो बहू, जो हो रहा है होने दो। क्या फर्क पड़ता है कि तुम किससे रिश्ता बना रही हो और किससे नहीं? आखिर हम तो तुम्हें वारिस जनने के लिए इस घर में बहू बनाकर लाए हैं ना। इस घर से और घर के लोगों से मुझे घृणा होने लगी थी। अब एक ही सहारा था मेरे पास, मेरे ननद और नंदोई। अब वही थे जो मुझे इस नर्क से आजाद करा सकते थे। लेकिन जब मैं उनके मुंह से भी वही बातें सुनी तो मेरे होश उड़ गए। मैं समझ गई कि मेरी शादी एक साजिश के तहत हुई है। 4 महीने हो चुके थे मेरी शादी को। इन 4 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने आंसू न बहाए हो। मेरा ससुर जिस तरह से मुझे घूरता था, मैं सिहर उठती थी। किसी तरह अब तक मैं अपने आप को उस दरिंदे से बचाई थी। इसी बीच मेरे पापा मुझे लिवाने आते तो वे लोग ये कहकर मुझे रोक देते कि अब मेरे बिना यह घर नहीं चल सकता। उन लोगों के कहने का मतलब ये था कि वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझे कहीं जाने नहीं देना चाहते। यह सुन मेरे पापा खुशी से झूम उठते कि उनकी बेटी का इस घर में कितना सम्मान हो रहा है, लेकिन असलियत से वाकिफ नहीं थे कि उनकी बेटी के साथ इस घर में क्या क्या हो रहा है। मैं भी अपने पापा के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं चुप थी। लेकिन उस रात तो हद हो गई जब मुझे मेरे ससुर के साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया। मैं चिल्लाती रही पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने एक फूलदान को उठाकर उस दरिंदे के सिर पर दे मारा, और जब वो चिल्लाने लगा तो सब कमरे में आ गए। मैं सबकी नजर से बचकर वहां से भाग निकली। अपनी बेटी को यूं अचानक अकेले और बदहवास अवस्था में देखकर मेरे मम्मी पापा हैरान रह गए। फिर जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो उनके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। आनन फानन में वे मुझे लेकर मेरे ससुराल पहुंच गए, और जब उन्होंने उनसे अपनी बेटी के जुल्मों का हिसाब मांगा और कहा कि क्यों उन्हें धोखे में रखा, तो उल्टे वे सब लोग कहने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मेरे पापा ने ही अपनी पागल बेटी को उनके बेटे के पल्ले बांध दिया। धोखा तो उनके साथ हुआ। फिर मेरे पापा गुस्से से बोले, अच्छा तो फिर ठीक है, आप अपने बेटे की जांच करवाएं कि वो नपुंसक है या नहीं, और मैं भी अपनी बेटी की दिमागी जांच करवाता हूँ। फिर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम
तुम लोग क्या समझे कि हम चुप बैठ जाएंगे? नहीं, इस भ्रम में मत रहना। तुम सबने अब तक मेरी शालीनता देखी है, पर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। चाहे दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी अदालत तक ही क्यों न जाना पड़े हमें, पर छोड़ूंगा नहीं। तुम सबको तो जेल होगी ही, और तुम्हारा बाप, उसे तो फांसी न दिलवाई तो मेरा नाम भी ललन सिंह नहीं। मेरे पापा की बातें सुनकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि झूठे और गुनहगार तो वो लोग थे ही। दिन में ही तारे नजर आने लगे। मेरा ससुर पसीना पोंछते हुए बोला, क्या सोच रहे हो? रोको उसे। अगर वह पुलिस में चला गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा, और मुझे फांसी पर नहीं झूलना। उन लोगों को लगने लगा कि अगर ये बात पुलिस तक गई तो इज्जत तो जाएगी ही, उनका जीवन भी नहीं बचेगा। वे लोग गिड़गिड़ाने लगे, जो चाहे ले लो, जितना मर्जी थप्पड़ मार लो, पर पुलिस में ना जाओ। कहीं पुलिस कानून के चक्कर में उनकी बेटी का भविष्य और न बिगड़ जाए। ये सोचकर मेरे पापा को भी यही सही लगा। उन्होंने उनके सामने ये शर्त रखी कि अजय जल्द से जल्द तलाक देकर मुझे आजाद करे, मरता क्या न करता। बगैर किसी शर्त के अजय ने तलाक के पेपर पे साइन कर दिए। पहली सुनवाई में ही फैसला हो गया। वहाँ से तो मैं आजाद हो गई, लेकिन एक गम की सागर में खो गई। जिंदगी पर से विश्वास उठ गया। पूरे दिन बस अंधेरे कमरे में पड़ी रहती, ना ठीक से कुछ खाती, न पीती, और न ही किसी से मिलती जुलती। बेटी को कुछ हो न जाए, वह कुछ कर न ले, ये सोचकर मेरे मम्मी पापा की जान सूखती रहती। मुझे इस हालत में देखकर खुद को ही दोषी मानने लगे थे। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करे कि मैं पहले जैसे की तरह हंसने खिलखिलाने लगूं, अपनी जिंदगी से प्यार करने लगूं। तभी अचानक मेरी माँ ने लाइट ऑन करते हुए कहा, बेटा देखो तो कौन आया है। जब मैंने नजरें उठाकर देखा तो मेरी आंखें चौंधी आ गई। हमेशा अंधेरे में रहने और एकाएक लाइट आंखों पर पड़ने के कारण मुझे सही से कुछ दिख नहीं रहा था, पर जब मैंने गौर से देखा तो देखते रह गई। रजत धीरे से मेरे मुंह से निकला। मेरी मम्मी पापा अच्छी तरह से जानते थे कि मैं और रजत एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर कह नहीं पाए क्योंकि उन लोगों ने बोलने का मौका ही नहीं दिया, और खुद ही वे लोग मेरी जिंदगी का फैसला कर बैठे। लेकिन अब रजत ही उनकी बेटी के होठों पर मुस्कान बिखेर सकता था। वही है जो जिंदगी भर मेरा साथ निभा सकता है। यही सोचकर मेरे माँ बाप ने रजत को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। बहुत संकोच के बाद रजत ने पूछा, कैसी हो दिव्या? मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है मुझे भूल गई। अरे मैं रजत हूँ, रजत। अब याद आया। उसने मुझे हंसाने के इरादे से कहा, पर फिर भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे रजत मुझे पुरानी बातें, कॉलेज के दिनों की याद दिलाने लगा। कहने लगा कि कैसे हम दोनों सबकी नजरों से बच के रोज मिलते थे, कैसे कैंटीन में बैठकर कॉफी पीते थे। वह मुझे मेरे दुख भरे अतीत से बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। मेरी ऐसी हालत देखकर रजत की आंखों में भी आंसू आ गए। वह कहने लगा, आखिर तुम्हारी क्या गलती है जो तुम अपने आप को इस काल कोठरी में बंद कर रखा है? ऐसा करके क्यों तुम खुद को सजा दे रही हो? क्या अंधेरे में बैठने से तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी, या जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसे सजा मिल जाएगी? बोलो तो मैं क्या करूँ रजत, क्या करूँ मैं? मैंने तो वही किया ना जो मेरे मम्मी पापा ने चाहा। क्या मिला मुझे? मेरी बातें सुनकर मेरी माँ रोने लगी। मेरे हाथ को अपनी दोनों हथेलियों में लेते हुए रजत ने कहने लगा, ठीक है, कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उन्हीं गलतियों को लेकर अपने जीवन को नर्क बनाते रहें। जिंदगी हमसे यही चाहती है कि हम अपने उजाले खुद तय करें और उन पर यकीन रखें। जस्ट बिलीव एंड विन। दिव्या, एक डर आ गया है तुम्हारे अंदर, उस डर को तुम्हें बाहर निकलना होगा। क्या तुम्हें अपने माता पिता की फिक्र नहीं है कि उन पर क्या बीतती होगी तुम्हारी ऐसी हालत देखकर? अरे उन्होंने तो तुम्हारा भला ही चाहा था ना। अपने लिए, अपने माता पिता के लिए तुम्हें इस अंधेरे से निकलना ही होगा। रजत की बातों का कुछ कुछ असर होने लगा था मेरे ऊपर। मैंने पूछा, रजत, हम अपनी खुशियाँ, अपनी पहचान, अपना सम्मान दूसरों से क्यों मांगते हैं? ऐसा क्यों होता है रजत? रजत ने कहा, क्योंकि हमें अपनी शक्तियों का एहसास नहीं होता। अपनी आंखें खोल कर देखो गौर से, तुम्हारे सामने तुम्हारी मंजिल है। रजत की बातों ने मुझे नजर उठाकर देखने पर मजबूर कर दिया, जैसे वह कह रहा हो कि दिव्या, आज भी मैं उसी राह पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर चली गई थी।
बस तुम्हारी हाँ की देर है, फिर देखो कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। रजत के सीने से लगकर मैं बिलख बिलख कर रोने लगी। रजत ने भी मुझे रोने दिया ताकि मेरे सारे दुख दर्द उन आंसुओं के सहारे निकल जाए और मैं अपने डरावने अतीत से बाहर निकल सकूं। बाहर खड़े मेरी मम्मी पापा की आंखों में भी आंसू बह रहे थे, पर आज ये खुशी के आंसू थे। कुछ महीनों बाद मेरी शादी रजत से हो गई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।